नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में। मैं हूं मनीषा गुप्ता और कमोडिटी राउंडअप में आज हम बात करेंगे यहां पर डायमंड में, जहां पर बढ़ाई है सोने की चमक। जिस तरह से सोने के प्राइसेस में यहां पर बढ़त देखने को मिली है, डायमंड की डिमांड यहां पर बढ़ती हुई डेफिनेटली नजर आई है। साथ ही बात करेंगे यहां पर कच्चे तेल की, जहां पर एक गिरावट के बाद रीबाउंड हमने बाजार में बनता हुआ देखा है। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ सेंको गोल्ड के एमडी एंड सीईओ शिवांकर सेन हैं, साथ ही कोटक सिक्योरिटी से एवीपी कायनात चेनवाला हैं। आप दोनों का कार्यक्रम में शुक्रिया। कायनात, किस तरह से आप देखती हैं क्रूड ऑयल प्राइसेस को एज ऑफ नाउ, क्योंकि दोनों तरफ से कॉन्ट्रडिक्टिंग फंडामेंटल्स आते हुए नजर आए हैं? जी, आई थिंक ये जो लास्ट के 2-3 हफ्ते रहे हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा जियोपॉलिटिकल जो वॉलेटिलिटी है वो प्राइसेस में दिख के आई है। एंड क्योंकि अभी कंसर्न्स इमीडिएट जो मिलिट्री अटैक के कंसर्न्स बने हुए थे जिसके कारण हमने प्राइस में एक तेज़ी देखी थी, अब वो थोड़ी ईज़ होती हुई नज़र आ रही है। एंड उसके कारण एक थोड़ा-सा प्राइस पे थोड़ा-सा एक आपको बोल सकते हैं कि थोड़ा-सा रेंज बाउंड हो गया है। एंड अलॉन्ग विद दैट एक जो ओवरऑल रिस्क ऑफ है मार्केट में उसका भी इम्पैक्ट हमें क्रूड ऑयल के प्राइसेस पे देखने को मिला है। सो क्रूड ऑयल हम देखें तो क्रूड ऑयल थोड़ा-सा एक जियोपॉलिटिक्स की वजह से सपोर्टेड रहा है। बट गोइंग फॉरवर्ड क्योंकि इमीडिएट रिस्क नहीं है तो बहुत ज़्यादा अपसाइड नहीं देखने को मिल सकता है यहाँ पे, थोड़ा रेंज में रहेगा। ओवरऑल जैसे अगर हम अभी हमने रिसेंटली देखा है कि ईआईए, आईईए सबकी मंथली रिपोर्ट्स जो आती है उसमें उन्होंने जो सरप्लस का जो वापस से रिन्यूड सरप्लस कंसर्न्स दिखाए हैं कि इस साल आईईए की रिपोर्ट में जैसा है कि ऑलमोस्ट 4 मिलियन बैरल्स व्हिच इज अराउंड 4% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन, ग्लोबल डिमांड, उतना एक्सपेक्टेड है कि सरप्लस इस साल रहेगा। सो आई थिंक वो भी एक फैक्टर है जो थोड़ा-सा प्राइसेस पे इन द नियर टर्म वे करेगा। एंड ओवरऑल भी जो हम देख रहे हैं कि जो ओवरऑल जो रिस्क ऑफ सेंटिमेंट है बिकॉज़ ऑफ यूएस इक्विटीज, बिकॉज़ ऑफ फेड रेट कट का जो एक्सपेक्टेशन घटा है उसके कारण भी तो थोड़ा बहुत क्रूड ऑयल प्राइसेस में एक रेंज बाउंड मोड देखने को मिल सकता है। बिकॉज़ अभी भी क्योंकि मिलिट्री रिस्क ईज़ हुआ है बट देन देयर आर ऑलवेज चांसेस कि कभी अचानक एस्केलेट हो जाए। सो इसलिए हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अपसाइड और बहुत ज़्यादा डाउनसाइड भी नहीं लग रही है फिलहाल, एक रेंज बाउंड में ही ट्रेड कर सकता है क्रूड ऑयल। साथ ही साथ कॉपर कैसे देखेंगी आप, क्योंकि जिस तरह की मुनाफा वसूली यहाँ पर देखने को मिली है, क्या ये बाइंग और डिप्स की अपॉर्चुनिटी है, या फिर आपको लगता है जिस तरह से इन्वेंट्रीज ग्लोबल मार्केट्स में बढ़ रही हैं कुछ प्रेशर यहाँ बन सकता है? अभी फिलहाल तो जहाँ मैं चार्ट्स पे अगर देखूं तो मुझे 5640 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट लग रहा है। तो अगर लॉन्ग करना चाहते हैं तो एक स्टॉप लॉस लगा के रख सकते हैं 5640 पे। एंड 5750 5780 के आसपास का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि जियोपॉलिटिकल रिस्क अगर थोड़ा भी एस्केलेट हुआ तो प्राइसेस डेफिनेटली इससे ऊपर ही जाएंगे। तो थोड़ा यहाँ पे आप एक कॉल ले सकते हैं बिकॉज सपोर्ट लग रहा है 5640 के आसपास। कॉपर में क्या करने की राय है? सॉरी, कायनात, मैं आपका कॉपर में क्या सवाल। करेंगी या? जी। अ, देखिए अभी ओवरऑल जैसे मैंने कहा कि जो नैस्डैक का कल वीकनेस देखने को मिला था, उसका इम्पैक्ट आज भी रह सकता है, शाम में एक्सटेंडेड वीकनेस हो सकता है। सो ओवरऑल एक कमोडिटीज पैक के ऊपर मुझे लगता है कि थोड़ा इंट्राडे ट्रेंड थोड़ा बेरिश रहेगा। एंड कोई कॉल नहीं है एज सच बट कॉशन रहेगा बिकॉज देखिए एज फार एज मेटल्स आर कंसर्न, चाइना मार्केट अभी ल्यूना न्यू ईयर हॉलीडे जो है नेक्स्ट वीक, सो उसके कारण भी एक थोड़ा सा डिमांड में थोड़ा सा एक पुल बैक आएगा। कॉपर के केस में भी हमने देखा है जैसे ग्रासबर्ग माइन का जो मेजर कंसर्न था, जहाँ पे हम जो सप्लाई है वो ग्रेजुअली रिस्टार्ट होने वाला था बाय मिड ऑफ दिस ईयर, बट उसकी अपडेट ऑलरेडी हमने जैन में देख ली है कि आ गई है। तो एक मेजर सप्लाई कंसर्न भी ईज हुआ है। एंड क्योंकि मार्केट्स को जो ये एआई थीम है उसके ऊपर इतना जो कॉन्फिडेंस इन एंड आउट हम देख रहे हैं कि काफी हो रहा है, वॉलेटाइल काफी है यूएस मार्केट्स, तो उसके कारण भी जो रिस्क एपेटाइट पे इम्पैक्ट आएगा उसका भी प्रेशर थोड़ा सा मेटल्स पे रहेगा। सो आई डू फील कि नियर टर्म में थोड़ा साइडवेज टू बेरिश रह सकता है, बट एज ऑफ नाउ हमारा कोई कॉल नहीं है कॉपर पे। साथ ही साथ सोने चांदी में कल की भारी गिरावट के बाद कुछ खरीदारी आज देखने को मिली है। गोल्ड एंड सिल्वर दोनों पर ही अब आपकी क्या सेंस है? देखिए जिस तरह की वॉलेटिलिटी हमने देखी है रिसेंटली, इट्स लाइक वेरी रेयर इन केस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर आल्सो। सो अभी फिलहाल कोई नियर अभी देखेंगे हम तो नियर टर्म में तो ट्रेंड थोड़ा सा बेरिश ही लग रहा है। बट जैसे हमने गोल्ड में हमेशा एक साइकिल देखा है कि गोल्ड में जब भी हमने कोई अच्छी रैली देखी है उसके बाद एक कंसोलिडेशन फेज आता है जो विच इज यूजुअली इट्स लाइक 3 to 4 months। एंड इस बार अगर हम वो 3 to 4 months अगर हम देखें तो इट कोइंसाइड्स विद फेड्स न्यू चेयर इनकमिंग। सो हो सकता है कि ये थोड़ा सा कंसोलिडेट करे अराउंड 4700 to 5300 के लेवल्स में फॉर नेक्स्ट 2 to 3 months।
एंड देन एक बार फेड चेयर आते हैं नेक्स्ट, एंड देन उनकी पॉलिसी के बेसिस पे आगे प्राइसेस थोड़ा सा इन्फ्लुएंस होते हुए नजर आएंगे। एंड जो इंडिकेशंस है लगता है कि रेट कट्स होंगे, बट प्रॉब्ली इन द सेकेंड हाफ, तो थोड़ा ये कंसोलिडेशन फेज रह सकता है फॉर द नियर टर्म। एज फार एज सिल्वर इज कंसर्न, सिल्वर में देखिए वॉलेटिलिटी एक्सट्रीम है, काफी ज्यादा है, बिकॉज जो अगर हम इन्वेंट्री साइड पे देखें तो कॉमेक्स, एसएचएफई, एलबीएम में हर जगह इन्वेंट्रीज डिक्लाइन हुई है। बट ओके। ओवरऑल क्योंकि सिल्वर एक इंडस्ट्रियल मेटल भी है, तो जो एआई थीम है, टेक स्टॉक्स है, और नास्डैक का जो वीकनेस है उसका इम्पैक्ट इस पे एम्पलीफाइड होता है। तो इन द नियर टर्म हम इसमें सिल्वर में काफी ज्यादा वॉलिटिलिटी देखेंगे। तो ओके। अगर आप स्टेबिलिटी के हिसाब से देख रहे हैं तो डेफिनेटली आई थिंक गोल्ड इज अ बेटर चॉइस। और सिल्वर में नियर टर्म में आई थिंक एक मेजर सपोर्ट 2,25,000 के आसपास है। अगर वो लेवल ब्रेक करता है देन इट माइट ओपन टू मोर वीकनेस इन सिल्वर प्राइसेस। सो ओके। अगर एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स है तो 225 के नीचे होल्ड करना रिस्की हो सकता है, गिवन द वॉलिटिलिटी एंड हाई मार्जिन्स। ओह एब्सोल्युटली, काफ़ी वॉलेटाइल मार्केट्स यहाँ पर हैं और ऑफ कोर्स अपनी ओपन पोजीशंस स्पेशली वीकेंड में जाते हुए ध्यान रखें, क्योंकि आज यूएस का इन्फ्लेशन डेटा भी है और मार्केट्स वहाँ से भी क्यूज लेते हुए नजर आएंगे। कायनात, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, तमाम कमोडिटीज़ पर स्ट्रैटेजीज भी शेयर करने के लिए। इसी के साथ हमारे साथ अब सुवांकर सेन भी जुड़ चुके हैं सेनको गोल्ड से। सुवांकर, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। और जिस तरह से आपके रिजल्ट्स आए हैं, काफ़ी सॉलिड सेट ऑफ नंबर्स हैं, ये रेवेन्यू हायर साइड पर है, इवन एज सोने के भाव यहाँ पर ज़्यादा थे, फेस्टिवल सीजन की डिमांड हमने बनते हुए देखी है। क्या कहेंगे आप, क्या वर्कआउट किया आपके लिए इस क्वार्टर में? देखिए, ये जो नंबर्स हम लोग देखें कि क्वार्टर थ्री में बिकॉज ऑफ धनतेरस, बिकॉज ऑफ वेडिंग सीजन और गोल्ड का प्राइस जो बढ़ना चालू हुआ, तो कंज्यूमर के माइंड में एक थॉट था कि गोल्ड का प्राइस फ्यूचर में और बढ़ जाएगा। तो जिन लोगों का सामने में वेडिंग्स थे या ये फेस्टिव ओकेशन के मौका लेके ऑफर स्कीम्स डिस्काउंट्स का जो पूरा मौका फायदा लेके कंज्यूमर्स खरीदा, और इसीलिए हम लोग का रिकॉर्ड सेल्स ऑफ मोर देन 3,000 करोड़ फॉर द क्वार्टर थ्री हुआ है, कंपेयर टू लास्ट ईयर क्वार्टर में जहां पे हम लोग अराउंड 2,000 करोड़ का सेल किए थे। तो ये जो अच्छा 50% ग्रोथ इन अ सिंगल क्वार्टर गोल्ड प्राइस बढ़ने के साथ साथ हुआ है। वॉल्यूम्स में भी हम लोग देखे हैं कि मार्जिनली अगर 9 मंथ्स का एनालिसिस करें तो वॉल्यूम्स में -1 -2% ही दी ग्रोथ हुआ है। ओवरऑल वैल्यू ग्रोथ में तो 35% लास्ट ईयर के तुलना में अपवर्ड मूवमेंट 9 मंथ्स के लिए भी हो रहा है। तो कंज्यूमर का माइंडसेट है कि उनका बजट में ज्वेलरी मिलना चाहिए। यस, खरीद गोल्ड के ऊपर उनका प्यार, उनका फेथ पूरा लगा हुआ है। उनको विश्वास है कि फ्यूचर में भी गोल्ड प्राइस, सिल्वर प्राइस बढ़ते रहेगा। पर हाँ, उनका अगर बजट 1 लाख था, वो अगर 1.25 लाख या 1.5 लाख हुआ है, तो उस बजट के अंदर हम लोग को जो भी 9 कैरेट, 14 कैरेट, 18 कैरेट, 22 कैरेट लाइट वेट बना के देना है, एंड सेल्स कंज्यूमर के तरफ से होता रहे। सुवांकर, जैसे आपने कहा 3,000 करोड़ का यहाँ पर आपने थर्ड क्वार्टर में आता हुआ देखा है टर्नओवर, इसमें चांदी कितनी है आपकी ओवरऑल सेल्स में और अनहेज्ड गेन्स क्या हैं? देखिए, सिल्वर में हम लोगों का ओवरऑल बिजनेस का शेयर में इट इज अराउंड 2.5 to 3%। सो उस हिसाब से उतना मटेरियल है नहीं, मगर इन ऑल द कैटेगरीज, इन ऑल द फुटफॉल्स, अगर एनालिसिस करें कि नंबर ऑफ इनवॉइसेस, बिलिंग क्या हो रहा है, तो अगर कस्टमर को 5 ग्राम 10 ग्राम सिल्वर का कुछ आइटम्स भी मिला और जरूरत है, तो वो भी हम लोग अपने स्टोर्स में अवेलेबल रख रहे हैं। एंड सिल्वर का प्राइस, जैसे गोल्ड में हम लोग अराउंड 50 to 60% हेज रख रहे हैं, सिल्वर में हम लोगों का हेजिंग रेशियो अराउंड 20 to 25% ही रहते हैं। तो वहां पे गेन्स अच्छा खासा आ जाता है जब ये सिल्वर का प्राइस अपवर्ड मूव कर रहे हैं। और एक स्ट्रेटेजिकली अगर देखा जाए तो फ्यूचर के लिए सिल्वर गिफ्ट आइटम, सिल्वर ज्वेलरी, आई थिंक दैट हम लोग ज्वेलर्स के लिए एक बहुत ही क्रिटिकल एस्पेक्ट रहेगा, क्योंकि आज अगर किसी को 10-15 हजार रुपया में कोई गिफ्ट देना पड़े, तो वो गोल्ड में खरीद के देना थोड़ा मुश्किल हो मुश्किल जाएगा। रहेगा तो और चांदी देना ऑफ कोर्स यहाँ पर बेहतर रहेगा उस लिहाज से। साथ ही साथ जानना चाहेंगे कि जिस तरह से सोने चांदी के प्राइसेस इतने बड़े हैं, मेकिंग चार्जेस को लेकर यहाँ पर काफी कॉन्वर्सेशन है, किस तरह से वो आप देखते हैं? और साथ ही साथ जो स्टडेड रेशियो है, क्योंकि सोने के प्राइसेस बड़े हैं तो स्टडेड ज्वेलरी की डिमांड भी यहाँ पर बड़ी है, वहां पर किस तरह के नंबर्स? देखिए, FY26 में स्टडेड रेशियो हम लोगों को 10.8 to 11% करीबन ये स्टड रेशियो देखने को मिला है। यस, गोल्ड का प्राइस जिस हिसाब से बढ़ गया है, डायमंड का प्राइस उस हिसाब से बढ़ा नहीं है। तो ओवरऑल डायमंड का जो शेयर है वो उस ग्रोथ आने के बावजूद भी इट इज स्टिल प्रोपोर्शनेटली वी आर नॉट सीइंग अ हायर स्टड रेशियो, बट
मन में तो यही स्ट्रेटेजिक फोकस है कि ये 11% को कैसे हम लोग 12.5-13% तक लेके जाए। और ये जो हाई गोल्ड प्राइस सिनारियो में द अपॉर्चुनिटी इज देयर कि हम लोग कस्टमर्स के लिए लाइट वेट मॉडर्न स्लीक डिजाइन्स डायमंड में बनाते जाए। सो दैट इज वन एस्पेक्ट ऑफ इट। और मेकिंग चार्ज में जो रिलीफ के बाद हम लोग बोल रहे हैं, तो ये लास्ट एक साल में वी हैव सीन दैट बिकॉज गोल्ड प्राइस एक कंटिन्यूअस अपवर्ड मूवमेंट में था, तो स्कीम्स ऑफर्स डिस्काउंट्स देके 20-25-30%, सो कंज्यूमर्स को कंटिन्यूअसली मेकिंग चार्ज में डिस्काउंट ऑफर्स देके रिड्यूस्ड मेकिंग चार्जेस हम लोग ऑफर करते गए। और Okay. यस, अगर बहुत साइंटिफिकली एनालाइज किया जाए तो कुछ कुछ मशीन मेड ज्वेलरी है जो कंज्यूमर्स के लिए थोड़ा लोअर मेकिंग चार्ज में मिलेगा, मशीन चेन्स, मशीन बैंगल्स। और आई थिंक दैट ऑल द ज्वेलर्स इंक्लूडिंग अस, हम लोग वो सब प्रोडक्ट्स को 6-7-8%, 10-12% तक रख रहे हैं, वाइल हैंडमेड ज्वेलरी के लिए 15-16-18-20% तक हम लोगों का मेकिंग चार्ज जा रहा है। ऑल राइट, तो 6 से 10% मशीन मेड के लिए और 15 से 20% यहाँ पर हैंडमेड के लिए। एक फाइनल सवाल शुभांकर, और आपका ज्वेलरी के साथ साथ बहुत सारा नॉन ज्वेलरी बिजनेस भी है, लैब ग्रोन डायमंड है, परफ्यूम्स है, बैग्स है, यहाँ पर किस तरह का रेवेन्यू है, किस तरह के बिजनेसेस हैं? देखिए, अभी आज के दिन सेनेस के अंदर में वी हैव अबाउट 9 स्टोर्स एंड लैब ग्रोन डायमंड्स वो एक अलग ही सेगमेंट है और इसका अलग पोटेंशियल है जो फ्यूचर में इन दिस हाई गोल्ड प्राइस सिनारियो आई थिंक विद 9 कैरेट हॉलमार्किंग अलाउड वो और आगे बढ़ता जाएगा। एंड द कंज्यूमर मस्ट हैव अ चॉइस कि उनको अगर कुछ खरीदना है तो वो भी एक ऑप्शन होना चाहिए, जस्ट लाइक सिल्वर, कॉस्ट्यूम ज्वेलरी, प्लैटिनम, डायमंड, गोल्ड, वैसा एक सेगमेंट खड़ा हो रहा है। एंड एज फार एज बैग्स एंड perfumes are concerned, they are still in the overall scheme of things बिजनेस का एक बहुत ही छोटा पार्ट है अभी भी। ओवरऑल बिजनेस का 1% से भी लेस होगा। बट कंज्यूमर का जो लाइफस्टाइल है, कंज्यूमर का जो खरीदने का हम लोग का जो कस्टमर डेटाबेस ऑफ मोर देन 20 लाख कस्टमर्स है, तो आई थिंक दैट उनको जब कुछ गिफ्टिंग खरीदना है, उनको जब लाइफ के लिए ये वैलेंटाइंस डे आ रहा है, तो उसमें हम लोग देख रहे हैं कि ज्वेलरी के साथ साथ बैग्स, परफ्यूम्स का भी अच्छा खासा मूवमेंट हो रहा है। कोई वेडिंग सीजन में गिफ्टिंग में भी वो अच्छा खासा मूवमेंट हो रहा है। सो एज अ प्रोडक्ट, एज अ हाउस ऑफ ब्रांड एंड हाउस ऑफ डिजाइन, आई थिंक दीज ऑल एड अप टू द ओवरऑल स्टोरी ऑफ सेनको। शुभांकर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वेल, वो शुभांकर सेन बता रहे हैं सेनको के नंबर्स ऑफ कोर्स, और अच्छी खासी डिमांड यहाँ पर सोने, चांदी, डायमंड में बनते हुए नजर आई है। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक के लिए जाएंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD एंड CEO डॉक्टर के पॉल थॉमस जुड़ेंगे। हमसे बात करेंगे बॉन्ड स्ट्रीट पर। इंडिया बॉन्ड्स प्रेजेंट्स बॉन्ड स्ट्रीट। बॉन्ड स्ट्रीट में आपका स्वागत है। हमारे साथ आज डॉक्टर के पॉल थॉमस जुड़ रहे हैं जो कि MD एंड CEO हैं ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक के। डॉक्टर थॉमस, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सबसे पहले ESAF के जो तीसरी तिमाही के नतीजे हैं वो काफ़ी बेहतरीन रहे। आप क्या कहेंगे, क्या बड़े सबसे बड़े ड्राइवर्स थे, कहाँ से पुश आया? Thank you, Manisha. Last 2 years, we were on a transformation path because of the asset quality issues we face in our microfinance book. We have taken various steps. Major was to diversify the asset towards a more secured portfolio. So, because of the consistent efforts, we were able to bring down the microfinance portfolio from a 70% to 37%, and increase our secured book from 45% to 63%. So the asset like agri, mortgage, mobility, and MSME, and also the major part comes from the gold loan growth. So that is one aspect. And the second was we continued our efforts in rebuilding our microfinance portfolio by introducing the SRO has introduced guardrails in 24. So we have very strictly followed those guardrails. So the new microfinance book is very well performing very well, and also continued our efforts in the bank own channel and the BC channels for the collections, the NBA collections. So that has also really helped us to turn around the bank. डॉक्टर थॉमस, अगर हम पिछले 24 महीनों को देखें तो आप काफ़ी हद तक यहाँ पर सिक्योर्ड एसेट क्लास की तरफ झुकते हुए नजर आए हैं, पर्टिकुलरली जिस तरह का एक्सपोजर यहाँ पर गोल्ड लोन्स की तरफ रहा है।
कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? जीरो रिस्क वेट है, आप कहेंगे ये बेहतर कैपिटल कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी है एसेट बुक मेंटेन करने के साथ साथ? Yeah, building up gold loan, especially we have 50% of our branches are in South India, and gold loan is a very very well known product, and resources were also available, so talents were available, so we were able to scale it up quickly, and gold loan demand, and generally the small business owners and farmers use gold loan as a bridge funding. It's quite they are all known to very well known this product, and we had good branch network also, so we were able to scale it up. साथ ही आज की तारीख में ESAF का ओवरऑल जो फंडिंग मिक्स है वो कैसा दिखता है, और किस ओर या किस दिशा में आप जा रहे हैं जहां तक ये मिक्स इवॉल्व करने की बात है? The overall mix today is basically mostly from CASA, as 24-25% comes from CASA. Then the major part comes from term deposits. So out of the term deposits, around 24% is NR deposits. Then we are also to build our we also use borrowings mainly interbank borrowings, as any other bank does. We also do that, and also we avail the refinance facilities from NABARD and CP, the development finance institutions. We also use that. Also, we have a part of it comes from Tier 2 capital we have raised. Last financial year, we have raised around 415 crore of Tier 2 capital. This was mainly to augment our capital adequacy. Even though the capital adequacy requirement is 15%, we maintain about 20%. As of now, it is 22%. So this since we were going through turbulent times, raising Tier 1 capital was a big challenge. So the Tier 2 was helped us to improve the capital adequacy. So this is almost this is the way we fix our funding mix. डॉक्टर थॉमस, कैसे देखते हैं आप कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट इवॉल्व होता हुआ, स्पेशली जहां पर हम सेबी रेगुलेटेड ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स जो हैं उनका एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लक्स बाजार में बनता हुआ देख रहे हैं? Yeah, so in India, it is very interesting to see the online bond market is getting momentum. So far, mostly bond market investors were only institutional investors and HNI investors. Now, the online bond market platform will open up to a large number of retail investors can participate in it, and this will definitely evolve. The debt market will going forward will definitely evolve and improve, and mostly since a large number of the Indian savers are moving to the capital markets, banks will also will have to depend on bond markets going forward to fund their liabilities. साथ ही ESAF ने रिसेंटली यहाँ पर बॉन्ड्स NCD इशुएंस के द्वारा पैसा रेज किया है। इन्वेस्टर रिस्पांस कैसा रहा, कोर ऑब्जेक्टिव क्या था, और साथ ही साथ बॉन्ड इन्वेस्टर के तौर पर आप क्या कहेंगे, की टेक अवेज यहाँ पर क्या थे? So it was a very good response. The last issue was 150 crore Tier 2 bond, and we got a very good investor response. Even during these difficult times, investors had a confidence on the fundamentals of the bank, and it was, as I mentioned earlier, it was mainly raised the Tier 2 bonds for augmenting our capital adequacy ratios. डॉक्टर थॉमस, साथ ही क्या कहेंगे आप, कैसा बजट 2026 पर आपका व्यू है? साथ ही साथ जिस तरह से RBI की करंट पॉलिसी स्टैंस रही है, आपको लगता है कि उनकी इन्फ्लुएंस फंडिंग स्ट्रैटेजी या एक्सेस टू कैपिटल मार्केट्स को यहाँ पर इन्फ्लुएंस करेगी? Yeah, the union budget definitely gives a lot of
thrust for infrastructure development, and also there is a lot of thrust for rural and agricultural segment where ISAF Bank is having a lot of focus. 70% of our branches are in rural and semi-urban areas, and we have a very focused approach in working with farmers and rural entrepreneurs. So many of these schemes announced in the budget will definitely help increase the credit outflow in these markets. And RBI's policy on it also definitely helped to plan our liabilities going forward. डॉक्टर थॉमस, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज यहाँ पर बॉन्ड स्ट्रीट में जुड़ने के लिए। वेल, इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज पर। CNBC Awaaz and India Bonds presents Bond Street.